युद्ध में अभी तक जो आपने देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर बताया जा रहा है, क्योंकि सारी लड़ाई ईरान के एटमी बम को लेकर है। अगर यह एटम बम युद्ध के मैदान में आ गया तो फिर दुनिया का क्या होगा, यह सब सोचकर ही सब कांप जाते हैं। कैसे 5 दिन के युद्ध में अब सबसे बड़े खतरे का सायरन बज चुका है, देखिए जरा। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के साथ पूरी दुनिया परमाणु बम के खौफ में है। मिडिल ईस्ट में इसी परमाणु बम की वजह से तबाही मची हुई है। ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के बीच इसी परमाणु बम की वजह से भीषण जंग चल रही है। ईरान को लेकर अमेरिका के इरादे खौफनाक हैं। Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives, but America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. We cannot allow a nation that raises terrorist armies to possess such weapons. बम धमाकों की ये गूंज अब कहां जाकर और कब जाकर थमेगी, ये दुनिया को नहीं मालूम। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इन हमलों के जवाब में ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट बारूद की गंध से सराबोर है। आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार है, तो जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर बनी पड़ी हैं। कई इंसानी जिंदगियां खत्म हो गई और कई मौत के मुहाने पर खड़ी हैं। खामेनेई को खोकर ईरान खूनी रथ पर सवार है। उसे नहीं मालूम कि उसका हश्र क्या होगा, लेकिन इस जंग को बदले की आग में झोंकने का इरादा ईरान ने कर लिया है और कह दिया है कि वो ना तो इस युद्ध को रोकेगा और ना ही पीछे हटेगा। खाड़ी के देशों में इस वक्त सिर्फ वॉर सायरन बज रहे हैं। आसमान में हर तरफ आग उगलते ड्रोन मंडरा रहे हैं। क्रूज मिसाइलें और B-2 बॉम्बर्स के साथ जंगी जेट ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। आलम यह है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के किसी भी साथी देश को बख्शने के मूड में नहीं है। खाड़ी में मौजूद अमेरिका के एयरबेस और मिलिट्री बेस ईरान के कहर का शिकार हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन चौतरफा अग्नि वर्षा कर रही हैं। कुवैत में अमेरिका के अली अल सालेम पर ईरान ने हमला किया। सऊदी अरब के रियाद में अमीर सुल्तान एयरबेस पर अटैक किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिका के जुफैर बेस पर हमला किया। साइप्रस में ईरान ने ब्रिटिश एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। इराक में इरबिल बेस पर ईरान का ड्रोन अटैक हुआ। कतर के
अल उदैद बेस को भी निशाना बनाया गया। जॉर्डन के मुवफ्फक अल साल्टी एयर बेस को निशाने पर लिया गया और यूएई के अल धफरा एयर बेस पर भी ईरान की तरफ से हमला हुआ। खाड़ी देशों में अमेरिका के 19 सैन्य अड्डे हैं। ईरान इन सब को निशाने पर ले चुका है और आगे वो इन्हीं सैन्य अड्डों पर हमले जारी रखेगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC का एक बयान भी सामने आया जिसमें उसने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी अड्डों और इजराइल पर हमला जारी रखे। बुरी तरह बौखला गया है ईरान। बौखलाहट उसके लिहाज से लाजमी भी है क्योंकि उसने इस जंग में अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को खोया है। ईरान में खामनेई की मौत को शहादत बताया गया। ईरान के धार्मिक कॉन्सेप्ट में शहादत का बहुत गहरा मतलब होता है। शिया मुसलमानों में शहादत का यह कॉन्सेप्ट करबला की लड़ाई में इमाम हुसैन की शहादत से होते हुए आज की डेट में खामनेई की मौत तक से जोड़ा जा रहा है। जब भी इस तरह से कोई हत्या होती है तो उसे शिया मुसलमानों में आशूरी की कहानी से जोड़कर देखा जाता है। बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या दुनिया के सामने बारूद के हमलों के आगे की तस्वीर भी आने वाली है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेता यह संघर्ष दुनिया को परमाणु हमलों की कगार पर लाकर खड़ा करने वाला है? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले इस युद्ध की जड़ में न्यूक्लियर पावर ही सबसे बड़ी वजह है। ईरान पर हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने अपने बयान में यही कहा था कि हम ईरान के क्रूर शासन को खत्म कर देंगे, ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देंगे। A short time ago, the United States military began major combat operations. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. ईरान पर ताजा हमलों की तस्वीरों से इतर याद कीजिए पिछले साल जून की तस्वीर। 12 दिनों तक पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए थे। ईरान एटम बम बनाने में कई बरसों से जुटा है। इसके लिए यूरेनियम के इनरिचमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। इसके बड़े सेंटर ईरान में नतांज, फोर्डो और इस्फहान है, जो अमेरिका और इजराइल के सीधे टारगेट है। अमेरिका इजराइल के हमलों में जमीनी स्ट्रक्चर को भारी नुकसान तो पहुंचा है। दावा यह है कि फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर सब पूरी तरह तबाह हो गए। इजराइल के इस हमले में ईरान की सेना के टॉप कमांडरों का खात्मा हो गया। परमाणु ठिकानों समेत दर्जनों वैज्ञानिकों की हत्या हो गई। कुछ रिएक्टर्स, बैलिस्टिक मिसाइल की साइट्स भी तबाह हुई। 22 जून को यानी युद्ध के 90वें दिन इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत 3 परमाणु सेंटर नतांज, फर्दो और इस्फहान पर अमेरिका ने अपनी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग म्यूनिशंस से अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल को निशाना बनाया। फर्दो में तो अमेरिका ने गहराई में दबी यूरेनियम संवर्धन यूनिट को B-2 स्टेल्थ बॉम्बर से तहस नहस कर दिया। फर्दो ईरान का सबसे गहरा और सुरक्षित ठिकाना था। बंकर बस्टर बम से अमेरिका ने इस ठिकाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इस्फहान में टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से अमेरिका ने यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा, स्टोरेज टनल एंट्रेंस और तमाम भवनों को निशाना बनाया। यह पहली बार था जब अमेरिका ने किसी देश के परमाणु कार्यक्रम पर सीधा हमला किया था। नौसेना ने टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें गिराई। B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका से सीधे उड़ान भरी और 18 घंटे के मिशन में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर डायरेक्ट अटैक किया गया।
ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ट्रंप ने कहा था कि परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, लेकिन एक हफ्ते बाद ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा कि हमलों में गंभीर नुकसान तो हुआ, लेकिन पूरी तरह तबाही नहीं हुई। साथ ही ग्रोसी ने यह संकेत दिए कि परमाणु ठिकानों पर कुछ महीनों के भीतर यूरेनियम एनरिच करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। नतांज न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान और खामेनेई के खात्मे की वजह बना। यही वो ठिकाना है जिस पर इजराइल ने हमला करके ईरान की सालों की मेहनत और परमाणु प्लान के सपने पर पानी फेर दिया था। दरअसल साल 2007 के बाद से ही ईरान का यह परमाणु सेंटर खासा चर्चा में रहा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने अपनी ताजा तिमाही रिपोर्ट में कहा था कि ईरान ने 60% प्योरिटी तक यूरेनियम इकट्ठा कर लिया है। अगर यह स्तर 90% तक पहुंच गया तो तकनीकी तौर पर इससे परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यूरेनियम की ये आखिर 90% शुद्धता क्या है जो ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई, जरा इसे समझिए। परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यह हर किसी को मालूम है, लेकिन कौन सा यूरेनियम? दरअसल खदानों से निकलता है यूरेनियम। दुनिया में यूरेनियम का उत्पादन मुख्य रूप से कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में भी यूरेनियम की खदानें हैं। जो यूरेनियम खदानों से मिलता है उसके 3 प्रकार होते हैं। यूरेनियम 234, यह प्राकृतिक यूरेनियम का लगभग 99.3% होता है और इसका परमाणु बम में इस्तेमाल नहीं होता। यूरेनियम 238, यह प्राकृतिक यूरेनियम का बहुत कम यानी कि 0.01% से भी कम होता है और इसका भी परमाणु बम में इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन तीसरा यानी यूरेनियम 235 प्राकृतिक यूरेनियम का लगभग 0.7% होता है, जिसका परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक यूरेनियम 234 से यूरेनियम 235 को हासिल करने की प्रक्रिया ही संवर्धन कहलाती है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों का इस्तेमाल होता है। इन मशीनों में यूरेनियम को गैस में बदला जाता है और फिर बड़ी ही तेज गति से घुमाया जाता है। इसमें भारी यूरेनियम 238 किनारे चला जाता है और हल्का यूरेनियम 235 बीच में रह जाता है। यूरेनियम 238 का 90% तक इनरिचमेंट कर लेना और इन्हें सेंट्रीफ्यूगल मशीनों से इकट्ठा करके फिर से परमाणु हथियार की शक्ल देना ही परमाणु तकनीक को हासिल करना है। हालांकि यूरेनियम संवर्धन एक ड्यूअल टेक्नोलॉजी है, जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल दोनों बिजली और हथियार दोनों को बनाने में होता है। लेकिन अगर कोई देश 90% यूरेनियम 235 बना ले तो वो परमाणु बम बना लेना है। उसके लिए महज तकनीकी औपचारिकता भर रह जाती है। नतांज और फोर्दो वो जगहें थी जहां ईरान यूरेनियम को संवर्धित करता था, या यूं कहें कि करता है, जबकि इस्फहान वो जगह है जहां से कच्चा माल यानी यूरेनियम 234 सप्लाई होता था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट और IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसी नतीजे पर थी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है और न ही उसके पास किसी तरह का परमाणु बम तैयार है। इस युद्ध में बने हालात के बाद 2 मार्च 2026 को IAEA के डायरेक्टर जनरल ने भी स्पष्ट और साफ तौर पर कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम में हथियार बनाने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला है। लेकिन ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम का बड़ा भंडार है, यानी तकरीबन 400 से 900 किलो तक। अगर इस संवर्धित यूरेनियम को आगे संवर्धित किया जाता तो ईरान इससे 8 से 10 परमाणु बम बना सकता था। लेकिन हथियार ग्रेड के लिए 90% से ज्यादा का संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है, जो ईरान के पास फिलहाल नहीं है। दावा यही किया गया। लेकिन ईरान पर इसी दावे के साथ इजराइल और अमेरिका ने हमला किया कि ईरान तेहरान के पास परमाणु बम के लिए जरूरी सारा साजो सामान जुटा चुका था और उसके पास न्यूक्लियर हथियार आने वाला था। इसमें कितनी सच्चाई थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ईरान का आरोप है कि यूएस और इजराइल ने उसकी नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया है।
इस आरोप की पुष्टि ऐसे की जा सकती है कि ईरान में रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। IAEA ने कहा है कि ईरान में शहर खाली करवाने पड़ सकते हैं, क्योंकि परमाणु और रेडिएशन लीक की खबरों से इनकार नहीं किया जा सकता। IAEA चीफ राफेल ग्रासी ने वियना में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की स्पेशल मीटिंग में कहा कि इस युद्ध में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। अभी तक ईरान के किसी भी न्यूक्लियर प्लांट या फैसिलिटी यानी कि बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तेहरान रिसर्च रिएक्टर या अन्य फ्यूल साइकिल साइट्स को नुकसान पहुंचने की जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अंदर परमाणु खतरे और रेडिएशन के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि IAEA का संपर्क अब ईरान की लोकल अथॉरिटी से नहीं हो पा रहा है और वहां क्या हालात हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। लेकिन चेतावनी यही है कि ईरान में रेडिएशन फैला तो पड़ोसी देश भी तबाह हो सकते हैं। लिहाजा मिलिट्री ऑपरेशन में संयम बरतने की जरूरत है। यानी बात सिर्फ बारूद पर आकर नहीं रुक रही। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में परमाणु खतरे की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अगर ईरान के पास आज एटम बम होता तो शायद उस तरह से अमेरिका और इजराइल ईरान पर टूट ना पड़ते जिस तरह से वो ईरान पर अभी टूटे पड़े, क्योंकि एटम बम तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उनके पास है। किम से अमेरिका की दुश्मनी है, लेकिन अमेरिका अब तक उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सिर्फ भारत इकलौता देश है जिसके बगल में पाकिस्तान एटम बम की धमकियां देता रहा, फिर भी भारत ने पाकिस्तान को फोड़ कर रख दिया। बाकी दुनिया में सब एटम बम के नाम से ही घबराते हैं। ईरान के पास अगर एटम बम आ गया है, अगर ईरान इस बार के युद्ध में सरवाइव कर गया और एटम बम को हासिल कर पाया, तो क्या कयामत आ जाएगी? क्या ईरान के पास अभी ही एटम बम है जो आखिर में फूट जाएगा? यह भी कई लोगों के मन में सवाल है। ऐसे में यह रिपोर्ट देखिए। सवाल है, अगर ईरान परमाणु संपन्न देश हो भी जाता तो इससे क्या हो जाता? वो भी तब जब पहले से दुनिया के 9 देशों रूस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूके, भारत, इजराइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास एटॉमिक पावर है। और अगर ईरान के पास ये ताकत आ जाती तो ईरान दुनिया का 10वां देश हो जाता। परमाणु बमों से जो खतरा अब तक दुनिया पर मंडरा रहा था, उसमें ईरान के हाथ में परमाणु बम आ जाने से क्या ये खतरा कम हो जाता? जवाब है नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया और जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर का खात्मा कर दिया, उसने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। क्योंकि ईरान इजराइल के इस युद्ध में दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई है। ग्राफिक्स के जरिए इस बटी हुई दुनिया को समझिए और विश्व युद्ध के खतरे को भांपिए। ईरान के साथ आज की तारीख में रूस, चीन और उत्तर कोरिया हैं, तो वहीं इजराइल के पक्ष में यूके, नॉर्वे, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देश हैं। दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उसमें अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के साथ हैं, लेकिन रूस और चीन ईरान की तरफ। वर्तमान में जो 9 देश हैं उसमें से 2 देश रूस और अमेरिका के पास दुनिया की कुल परमाणु क्षमता का 90% से ज्यादा हिस्सा है। लेकिन चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया लगातार अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो ईरान पर हमले के बाद ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों की संख्या को वर्तमान स्तर 300 से बढ़ाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात और यूरोप की रक्षा जरूरतों को देखते हुए यह कदम जरूरी है। फ्रांस यूरोपीय संघ की एकमात्र परमाणु शक्ति है और वो अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करके यूरोप के 8 देशों में न्यूक्लियर आर्म्ड एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करेगा, ताकि यूरोप की सुरक्षा में वो बड़ी भूमिका निभा सके। इस फैसले की खास बात यह कि फ्रांस ने तकरीबन 28 साल बाद देश के परमाणु हथियारों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर आज परमाणु हथियारों की ताकत के हिसाब से दुनिया की न्यूक्लियर पावर को देखें तो रूस के पास 5,459 परमाणु वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5,177, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 300, यूके के पास 225, भारत के पास तकरीबन 180, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90
और उत्तर कोरिया के पास 50 वॉरहेड्स हैं। ईरान को लेकर अमेरिका और रूस दो अलग अलग धड़ों में हैं। यानी परमाणु हमले को लेकर टकराव हुआ तो तबाही का सबसे बड़ा जखीरा अमेरिका और रूस के पास ही है। ईरान के पास परमाणु बम नहीं था। अगर हो जाता तो ईरान दुनिया का दूसरा इस्लामिक देश होता जिसके पास परमाणु बम होता। असल में दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला अकेला इस्लामिक देश है। अपनी इस एटमी ताकत का पाकिस्तान ने बेजा फायदा भी उठाया है। पाकिस्तान दुनिया में इसी ताकत के दम पर खैरात भी मांगता रहा है। इस्लामी देशों का खलीफा बनने का ख्वाब भी पाकिस्तान ने इसी ताकत के दम पर देख रखा था। पाकिस्तान ने इन्हीं एटमी हथियारों के सहारे ही इस्लामिक नाटो बनाने की टिकड़म भी लगाई थी। पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा समझौता हुआ था, जिसमें शर्त यह थी कि एक देश पर हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस डिफेंस डील पर मुहर लगाई। समझौते के तहत अगर पाकिस्तान पर हमला होता तो सऊदी अरब साथ देता और सऊदी अरब पर हमला होता तो पाकिस्तान उसका साथ देता। यानी युद्ध या हमले के हालात में दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते। खास बात यह कि इस डील में पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल थे। यानी पाकिस्तान जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब को परमाणु हथियारों से भी मदद करता। इस समझौते को स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का नाम दिया गया था। पाकिस्तान के बारे में तो चर्चा यहां तक आम है कि ईरान को परमाणु तकनीक भी पाकिस्तान ने ही चोरी छिपे दी थी। 1998 में जब पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण किए तो ईरान ने शुरुआत में इसकी तारीफ की थी। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक्यू खान ने ईरान को चोरी छिपे सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी। ईरान की 60% तक यूरेनियम संवर्धन की काबिलियत हासिल करने के पीछे पाकिस्तान की इस चोरी छिपे वाली मदद का बड़ा हाथ माना जाता है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले की बड़ी वजह ईरान की यही परमाणु ताकत बनी। जिस तरह से ईरान पर आरोप लगते रहे कि वो आतंक को इजराइल के खिलाफ पालपोस रहा है, जिसमें HHH यानी हुती, हिजबुल्ला और हमास का नाम आता है, वैसे ही आरोप पाकिस्तान पर भी हैं। आतंक को पालने पोसने में पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। दुनिया में जब जब आतंकी हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ सामने आ ही जाता है। यही वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुलेआम कह भी चुके हैं कि ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क के पास परमाणु बम होने का मतलब आतंकियों के हाथ में परमाणु हथियार होना है। ईरान और अमेरिका की जंग ने जियोपॉलिटिक्स की पिक्चर बदल कर रख दी है। मिडिल ईस्ट के सारे समीकरण धराशायी हो गए। इस जंग का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। अरब देशों तक में युद्ध की आग पहुंच चुकी है। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि मुस्लिम वर्ल्ड को पूरी तरह से इस युद्ध ने बांट कर रख दिया। इजराइल से ये सब मुस्लिम देश इस बात पर लड़ते हैं कि यहूदी बनाम मुसलमानों की पुरानी लड़ाई, लेकिन अब तो लड़ाई मुसलमान के बीच चल रही है। शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई का बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है बॉस। मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को देखिए। इसमें इजराइल है, बहरीन, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूएई और यमन है। और ये रहा ईरान जिस पर हमला हुआ है। कुल 14 देश हैं। बाकी 2 देश तुर्की और लीबिया भी मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा माने जाते हैं, यानी कुल 16 देश। और इन 16 देशों में से 15 देश मुस्लिम हैं, जबकि इजराइल इकलौता यहूदी देश है। इस युद्ध ने मुस्लिम ब्रदरहुड के पूरे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर जब तक जिंदा थे वो इस्लाम के नाम पर मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अब अरब देशों की यह लड़ाई खुलकर शिया और सुन्नी मुल्कों की लड़ाई बन गई है। मिडिल ईस्ट में ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने जो कदम उठाया है उसने इस बात की भी गुंजाइश खत्म कर दी कि ईरान के समर्थन में कोई मुस्लिम देश खड़ा हो जाए। उल्टे ईरान ने उन मुस्लिम देशों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जो उसके खिलाफ
और अमेरिका के साथ खड़े थे। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन सबसे ज्यादा सऊदी अरब पर बरस रही हैं। सऊदी के चमचमाते शहर आग की लपटों से घिरे हुए हैं। अबू धाबी और दुबई में कोहराम मचा हुआ है। यही हाल यूएई का है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के लिए सऊदी अरब को भी बड़ा जिम्मेदार मानता है। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार फोन किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब मोहम्मद बिन सलमान ने उनसे बार बार ईरान पर हमला करने के लिए लॉबिंग की। उधर इजराइल ने भी तेहरान में ताबड़तोड़ अटैक किए हैं। पूरे तेहरान में धुएं का गुबार छाया हुआ है। आईआरजीसी के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। तेहरान में लगातार बमबारी जारी है। ईरान में कट्टरपंथी मौलानाओं का राज न कभी अरब देशों को पसंद आया न कभी इजराइल को। अमेरिका और इजराइल से तो ईरान की पुरानी दुश्मनी रही। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई तो इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहते थे और इजराइल का नाम दुनिया से मिटा देने की ख्वाहिशें जताते थे। लेकिन आज की डेट में खामेनेई का ही खात्मा हो गया। इजराइल ने खुद को इतना मजबूत कर लिया कि दुनिया का कोई मुस्लिम देश इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उल्टे इजराइल ने मुस्लिम देशों में ईरान के वजूद को खतरे में लाकर खड़ा कर दिया। ईरान के पास तो यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे हथियार हैं, लेकिन चारों तरफ से घिरे इजराइल को भी देखिए कि वो पलट के सबको धुआं धुआं करके रखे। ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के खात्मे के साथ ही इजराइल ने अपने वजूद की लड़ाई को बड़ी मजबूती दे दी है। 1 करोड़ से भी कम आबादी वाला छोटा सा देश इजराइल ग्लोबल फायर इंडेक्स में 15वें नंबर पर है, जबकि ईरान 16वें नंबर पर आता है। इजराइल दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक है। इजराइल का आयरन डोम उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। वहीं एरो 3 इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। स्पाइक मिसाइल, ड्रोन, साइबर वारफेयर और एआई बेस्ड इंटेलिजेंस में इजराइल का कोई सानी नहीं। हालांकि ईरान ने भी खुद को अंदर ही अंदर गुपचुप तरीके से खूब मजबूत कर रखा था। फरवरी 2025 में ईरान ने अंडरग्राउंड टनल का वीडियो जारी किया था, जिसमें उसने अपने हथियारों को जमा करके रखा हुआ था। तकरीबन जमीन से 1600 फीट नीचे ईरान ने एक मिसाइल सिटी बनाकर रखी है, जिसमें हर तरह की और हर रेंज की मिसाइलें हैं। यहां तक कि वो इस मिसाइल सिटी से मिसाइल लॉन्च भी कर सकता है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास ऐसी 5 मिसाइल सिटी हैं और ये इतनी सुरक्षित हैं कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी इस मिसाइल सिटी तक नहीं पहुंच सकते। ईरान के मिसाइल जखीरे में शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। शॉर्ट रेंज यानी 300 से 800 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों में फतेह 110, शाहिद 1, साहब 2, फतेह 313, कियाम 1 जैसी मिसाइलें शामिल हैं। वहीं मीडियम रेंज में शाहब 3, हुवेजेह, इमाद, सेजिल, खुर्रम शहर और गदर जैसी मिसाइलें शामिल हैं। लेकिन इजराइल ने अपना सुरक्षा कवच मजबूत किया हुआ है। हाईटेक 5th जनरेशन के फाइटर उसके अपने सैन्य बेड़े में शामिल हैं। छोटा देश होने के कारण इजराइल ने खुद के लिए गलती की गुंजाइश ना के बराबर रखी है। हमेशा तैयारी के साथ कुछ नया इजाद करके इजराइल ने अपने दुश्मनों को चौंकाया है। इजराइल की एक और बड़ी ताकत है उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद को किलिंग मशीन या दुनिया की सबसे खतरनाक जासूसी एजेंसी कहा जाता है, क्योंकि ये इजराइल के खिलाफ खतरे को दुनिया के किसी भी कोने में क्रैक करके खत्म कर देती है। खामेनेई के खात्मे में मोसाद का बड़ा रोल रहा है। दरअसल इजराइल के बनने का इतिहास ही उसकी ताकत का सीक्रेट है। दुनिया के बीच रहकर इजराइल 24 घंटे वार मोड में रहता है। इजराइल के वजूद में आने के इतिहास को देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के खात्मे के बाद मुस्लिमों और यहूदियों ने ब्रिटेन से आजाद हुए जमीन के बड़े टुकड़े को अपने देश के तौर पर बनाना शुरू किया। 1948 में यूएन की पहल पर बंटवारा हुआ। यहूदियों का नया देश इजराइल बना और जो गैर यहूदी थे वो फिलिस्तीन में आ गए। लेकिन कुछ मुस्लिम देशों को इजराइल का बनना पसंद नहीं था।
शुरुआत में इजराइल के विरोधी फिलिस्तीन के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया ही थे, जिन्होंने इजराइल के बनते ही उस पर हमला किया। बाद में 1967 के 6 डे वॉर के दौरान इजराइल के खिलाफ हमले में यमन भी शामिल हो गया और वो भी इजराइल का दुश्मन हो गया। मुस्लिम देशों के इस हमले के पीछे तर्क ये दिया गया कि इजराइल मुस्लिमों पर अत्याचार करता था, उन्हें उनकी जमीन से भागने पर मजबूर करता था। एक दूसरा तर्क ये भी था कि मुस्लिम देश इजराइल को विदेशी शासन वाला मानते थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इस दुश्मनी में तब ईरान नहीं था और ना ही लेबनान था और ना ही तुर्की थे, बल्कि ये देश इजराइल के एक तरह से दोस्त ही थे।